नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा में डिवाइडर से टकराकर 12 फीट उछली कार, 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। युवाओं के रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा में सीईटी के लिए आवेदन शुरू, बताएंगे पूरी डिटेल। वहीं हरियाणा में बनी ग्रीवेंसेस कमेटियां, सीएम व मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। इसके अलावा हरियाणा में 20 शहरों का AQI 300 पार, 9 अधिकारियों पर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। अब हुड्डा गुट भी ढूंढेगा हार के कारण, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई 8 मेंबरी कमेटी। IAS जोशी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का संभाला पदभार, केंद्र से लौटे पीएम मोदी से क्या है कनेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस विधायक पर धमकी देने का आरोप, कहा जिंदा दफन कर दूंगा। वहीं जींद SP मामले में आया नया मोड़, हरियाणा में यौन शोषण आरोपों की जांच अब ADGP के हवाले। फतेहाबाद में क्यों हुई जिला खेल अधिकारियों समेत 4 की गिरफ्तारी। हरियाणा में घर में रखे 2 सिलेंडर फटे, 2 लड़कियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हुड्डा काप ने किया 2 पत्ती फिल्म का विरोध, बोले गोत्र को गलत दर्शाया, 10 को सरोखा पंचायत मिलेंगे, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर लगाई फटकार, कोर्ट का सवाल, दिल्ली में पटाखे क्यों चले, सरकार पुलिस 1 हफ्ते में बताए बैन क्यों नहीं रहा। वहीं शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग हुई बेनतीजा। और इसके अलावा उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। वहीं कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा, पुलिस ने भी की मारपीट। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बड़ा कार हादसा हुआ जिसमें 12 फुट तक कार उछलकर आगे जा गिरी। जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को एक कार 12 फुट तक उछलकर बॉम्बे गोल चक्कर के पिलर से जा टकराई। इसके बाद एक दूसरी गाड़ी बाइक पर गिरी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों छात्र कार से कॉलेज जा रहे थे। सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस को यहां से गुजरने वाले वाहनों को पीछे ही रोकना पड़ा। मृतक छात्रों की पहचान दिल्ली के घिटोरनी के नाथुपुर निवासी अक्षित 18 वर्ष व दक्ष 19 वर्ष के तौर पर हुई है। अक्षित GD गोइंका यूनिवर्सिटी और दक्ष KR मंगलम यूनिवर्सिटी का छात्र था। तीसरा घायल स्टूडेंट KR मंगलम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसको लेकर पुलिस मौके पर जांच कर रही है और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। आइए बात करते हैं हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET जल्द ही करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आयोग इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद 10 नवंबर 2024 से आवेदन लेने शुरू कर दिए जाएंगे। जल्द ही जारी होने वाले नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारियां दी जाएंगी। राज्य में काफी युवा ऐसे हैं जो CET परीक्षा न देने व क्वालिफाई नहीं होने के कारण हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रही थी। HSSC द्वारा निकाली जा रही भर्तियों में वही युवा ही भाग ले सकते हैं जिन्होंने CET क्वालिफाई कर रखा है। इसके अलावा अन्य युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए जो युवा CET क्वालिफाई नहीं है वे CET परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। CET की परीक्षा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अब सबसे पहले CET परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो 5-7 नवंबर के बीच में जारी होने की संभावना है। वहीं 10 नवंबर से CET परीक्षा के लिए युवा फार्म भर पाएंगे। वहीं दिसंबर के अंत व जनवरी की शुरुआत में CET की परीक्षा हो सकती है। इसके बाद जो युवा CET परीक्षा में पास होंगे वे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जाने वाली भर्तियों में आवेदन करके शामिल हो पाएंगे। आइए बात करते हैं हरियाणा की ग्रीवेंसेस कमेटियों की। हरियाणा के सभी 22 जिलों में मासिक बैठकों के लिए सरकार ने ग्रीवेंसेस कमेटियां बना दी हैं। सोमवार को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम में शिकायत सुनेंगे। इसके अलावा परिवहन मंत्री अनिल विज को सिरसा और कैथल की जिम्मेवारी दी गई है। कृष्णलाल पवार हिसार और रोहतक में समस्याएं सुनेंगे। राव नरवीर सिंह नूह और फरीदाबाद, महिपाल ढांडा भिवानी और जींद, विपुल गोयल रेवाड़ी और पंचकुला, अरविंद शर्मा महेंद्रगढ़, श्याम सिंह राणा चरखी दादरी और झज्जर, रणबीर गंगवा करनाल और अंबाला, श्रुति चौधरी फतेहाबाद, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पलवल, राजेश नागर कुरुक्षेत्र और गौरव गौतम सोनीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब इस कमेटी के गठन के बाद निश्चित रूप से हरियाणा की जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में सुबह शाम के समय ठंड पड़नी शुरू हो गई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास तक पहुंच रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंच रहा है। हिसार प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। सुबह 3 बजे से
AQI 500 तक बना हुआ है। इसी तरह जींद में AQI 400 से ऊपर चला गया है। दोनों स्थानों के आसपास कल सबसे ज्यादा पराली के केस दर्ज किए गए। हरियाणा के 20 शहरों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। रविवार को पराली जलाने के 19 केस मिले हैं। इनको मिलाकर कुल आंकड़ा 857 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को पराली जलाने के कुछ 35 केस मिले थे। वहीं पंजाब को प्रदूषण से हल्की राहत मिली। चंडीगढ़ और अमृतसर को छोड़कर सभी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। चंडीगढ़ सहित पंजाब के शहरों में नवंबर महीने में ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा। अमृतसर का AQI 263 और चंडीगढ़ का 223 बना हुआ है, यानी कि दोनों ही शहर अभी भी ऑरेंज कैटेगरी में है। दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को पिछले 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इन पहलुओं पर विचार किया जाएगा कि दिवाली के दौरान क्या हुआ। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। आइए बात करते हैं, हरियाणा में कांग्रेस हार के कारण तलाश रही है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी उसे कारण नहीं मिल पाया। हाईकमान के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी कारण जानने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने 8 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी हार के कारणों की रिपोर्ट एक सप्ताह में बनाएगी। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी कर्ण सिंह दलाल को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष KC भाटिया, आफ्ताब अहमद, वीरेंद्र राठौड़, विजय प्रताप सिंह, वीरेंद्र बुल्ले शाह, मनीषा सांगवान और जयवीर वाल्मीकि इस कमेटी में शामिल है। खास बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस की बनाई इस कमेटी में भी गुटबाजी साफ तौर से देखने को मिली। कुमारी शैलजा के मौजूदा संसदीय क्षेत्र और पुराने क्षेत्र से किसी को भी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। सिरसा और अंबाला से कमेटी में कोई सदस्य शामिल नहीं किया गया है। इस कमेटी में हुड्डा गुट के सदस्यों को ही जगह दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छे माहौल के बावजूद कांग्रेस की हार हुई है। इसकी जांच के लिए हाईकमान ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसने हरियाणा के सभी नेताओं से 1-to-1 बात की थी। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी शामिल थे। कमेटी ने हरियाणा में चुनाव हारे 53 नेताओं से बातचीत भी की थी। हर नेता से 4 तरह के सवाल पूछे थे, जिसके बाद कमेटी ने इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की। उसमें EVM से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई थी। 1979 बैच के वरिष्ठ IAS अफसर विवेक जोशी ने आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभाल लिया है। दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे। उसी दिन सरकारी छुट्टी होने के कारण पूर्व चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद घर बैठे ही रिटायर हुए थे। इससे पहले 3 नवंबर को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी के OSD नियुक्त किए गए। 2023 बैच की SCS अधिकारी शीतल और हनी बंसल को OSD नियुक्त किया गया है। पहले तैनात राधिका सिंह और शिवजीत भारती को रिलीव कर दिया गया। PM मोदी की गुड लिस्ट में शामिल है जोशी है। जी हां, IAS विवेक जोशी की हरियाणा CS के रूप में नियुक्ति के आदेश दिवाली के दिन शाम को जारी हुए थे। 26 अक्टूबर को ही उन्हें केंद्र से अपने मूल कैडर में वापस भेजा गया था। तभी से माना जा रहा है कि जोशी ही राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। विवेक जोशी केंद्र में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेवारी देख रहे थे। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी की जिम्मेवारी भी संभाल चुके हैं। विवेक जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में रहे। हरियाणा में नूह हिंसा मामले में आरोपी और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देने व अभद्र व्यवहार की शिकायत पुलिस को दी है। विधायक पर चुनावी रंजिश रखने व झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़ने के लिए मजबूर करने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पाडला शाहपुरी गांव के रहने वाले सलीम ने सिटी पुलिस चौकी फिरोजपुर झिरका को दी शिकायत में बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उसने मामन खान के खिलाफ किसी अन्य का समर्थन किया था। इस प्रत्याशी के कारण मामन खान उससे रंजिश रखने लगा, उसे किसी मामले में झूठा फंसाने और मेवात छुड़वाने की धमकी देने लगा। वह अपने किसी जानकार का इंतकाल हो जाने पर वह शौक प्रकट करने जा रहा था। शाम करीब 6 बजे जब BSNL टावर के करीब पहुंचा तो विधायक मामन खान, जफरुद्दीन बागोड़िया, आबिद पाडला व रवि चोपड़ा उसे राह में मिल गए। विधायक मामन खान उसे देखते ही तेज में आ गया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। जब उसने गालियों का विरोध किया तो विधायक ने उसे झूठे मामले में जेल में बंद करवाने की धमकी दी। आरोप है कि विधायक ने उसे धमकाते हुए कहा कि ज्यादा राजनीति की तो जिंदा दफन करवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विधायक पहले भी खुले मंच से इस तरह की धमकियां दे चुका है, लेकिन उसने राजनीतिक मामला मानकर गंभीरता से नहीं लिया। मामन के राजनीतिक कद और प्रभाव को देखते हुए उसे व उसके परिवार को विधायक से खतरा है।
आइए बात करते हैं जींद एसपी से जुड़े विवादित मामले की। हरियाणा के एसपी लेवल के आईपीएस अधिकारी पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की जांच अब लेडी एडीजीपी को सौंप दी गई है। इसके लिए सरकार ने एडीजीपी ममता सिंह की अगुवाई में विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी बना दी है। वहीं एसपी के बाद अब आरोपी डीएसपी और महिला एसएचओ का भी जींद से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह पूरा मामला 3 पन्नों की चिट्ठी के बाद सुर्खियों में आया था, जिसमें आईपीएस अधिकारी पर खूबसूरत महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण और डीएसपी व एसएचओ पर इसमें मदद करने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि सरकार की जांच से पहले चिट्ठी वायरल करने के आरोप में इन अधिकारियों ने केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए थे। इससे पहले हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए आईपीएस अधिकारी को छुट्टी पर भेजने की मांग की थी ताकि जांच प्रभावित न हो। हालांकि सरकार ने एसपी को जिले से हटाकर रेलवे में भेज दिया था। वहीं अब सरकार इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता से जांच करने में जुट गई है। आइए बात करते हैं एक हरियाणा के फर्जी मामले की। जी हां, हरियाणा के फतेहाबाद में डी ग्रेड में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन जिला खेल अधिकारी यानी कि डीएसओ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन फर्जी सर्टिफिकेट के बल पर कई युवाओं ने खेल कोटे से नौकरी हासिल की थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मक्खन सिंह निवासी ढान, महावीर निवासी बनावाली, राहुल निवासी बोदीवाली व खेल अधिकारी राजेंद्र सिंह बेरवाल निवासी न्यू भारत नगर भिवानी के रूप में हुई है। फतेहाबाद के सिटी थाना में पुलिस ने 21 अप्रैल 2023 को सीएम फ्लाइंग स्टार के इंस्पेक्टर रिचपाल सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया था। सीएम फ्लाइंग शिकायत मिली थी कि डी ग्रेड स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने जिला खेल अधिकारी फतेहाबाद के रिकॉर्ड की जांच की। रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वर्ष 2019-20 में 122 खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए गए थे। इनमें 109 ग्रेड सी व 13 ग्रेड डी के थे। इसके आधार पर राहुल ने लोक निर्माण विभाग फतेहाबाद व मक्खन सिंह ने लोक निर्माण विभाग गुरुग्राम में, महावीर सिंह ने सिंचाई विभाग फतेहाबाद में नौकरी पाई थी। जांच में पाया गया कि इन लोगों ने कभी इन खेलों में हिस्सा ही नहीं लिया था। जांच में सामने आया कि तत्कालीन जिला खेल अधिकारी राजेंद्र बेरवाल ने बिना जांच करवाए ही खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किए थे। इस मामले में फतेहाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। मामले में जांच आर्थिक अपराध शाखा फतेहाबाद द्वारा की गई। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खेल अधिकारी राजेंद्र बेरवाल अब रिटायर हो चुके हैं। आइए बात करते हैं सिलेंडर फटने की वजह से हुए बड़े हादसे की। जी हां, हरियाणा के कैथल में गुलाचिका में सोमवार को घर में रखे 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। धमाके से घर पूरी तरह तहस नहस हो गया। मलबे के नीचे दबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गुहला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। मृतकों की पहचान सुरभि और कोमल के रूप में हुई है। 2 महिलाओं की टांगों में भी गंभीर चोटें आई हैं। आइए बात करते हैं हुड्डा गोत्र से जुड़े विवादित मामले की। हरियाणा के रोहतक स्थित छोटूराम धर्मशाला में हुड्डा खाप के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 2 पत्ती फिल्म में हुड्डा गोत्र को गलत दिखाने की बात कहते हुए इसका विरोध किया। साथ ही कहा कि अगर इस फिल्म में बदलाव नहीं किया गया तो 10 नवंबर को सरो हुड्डा खाप की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाते हुए फैसला लेंगे। सर हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि नेटफ्लिक्स पर 28 अक्टूबर को 2 पत्ती फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में जाट समाज के हुड्डा गोत्र को जिस प्रकार संवाद में प्रयोग किया गया है उसका संज्ञान सर हुड्डा खाप ने लिया है। इसे जाट समाज और जाट समाज के हुड्डा गोत्र को बदनाम करने का आपराधिक षड्यंत्र है। इसलिए 10 नवंबर को सर खाप हुड्डा खाप के बसंतपुर स्थित ऐतिहासिक चबूतरे पर हुड्डा खाप की बैठक बुलाई गई है। और अगर फिल्म के डायरेक्टर व तमाम जो एक्टर हैं वो अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन का मुश्किल से ही पालन हो सका। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसा करना होगा ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन न हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैंपस सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 14 नवंबर को होगी। आइए बात करते हैं शंभू बॉर्डर पर लगे
बैरिकेड्स की। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से बैठे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने की। मीटिंग में आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं पहुंचे। पंधेर ने मीटिंग में आने से मना कर दिया था। डल्लेवाल की सेहत खराब होने की वजह से उनके मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। किसानों ने अपनी 13 मांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखी। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड के अंदर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे की यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अल्मोड़ा में कुप्पी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गिर गई। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस किनात से रामनगर जा रही थी। बस में ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। दिवाली की छुट्टी के बाद सोमवार को पहला वर्किंग डे था, इसलिए बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर स्थानीय लोग ही सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटार्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस की हालत बेहद खराब है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही यहां के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तुरंत दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चल पड़े। हरियाणा से जुड़ी अच्छी खबर। अब हरियाणा की हर सड़क मिनिमम 18 फुट होगी चौड़ी। पीडब्ल्यू मंत्री का अधिकारियों को पहला टास्क, कहा 2 साल का समय कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरियाणा में आने वाले 2 सालों में हर सड़क 18 फीट तक चौड़ी होनी चाहिए। इस काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने मंत्री पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को यह पहला टास्क दिया है। रणबीर गंगवा ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और कहा कि सड़कों को चौड़ा करने का काम अच्छी क्वालिटी के साथ तय समय सीमा में किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार सड़क एवं अन्य परियोजनाओं के लिए स्कीम तैयार कर एस्टीमेट बनाएं ताकि नए बजट में इन्हें मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पिछले अधूरे पड़े काम को स्पीड के साथ पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले से पूरे हरियाणा को काफी फायदा होगा। कनाडा में भारतीयों के ऊपर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशान दुरुइप्पा ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय बोला कनाडा सरकार पूजा स्थलों की रक्षा करे। कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने भी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथियों और अलगाववादियों की तरफ से हिंदू सभा मंदिर में फैलाई गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा की सरकार से ऐसे सभी पूजा स्थलों की रक्षा करने की अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग इस हमले में शामिल थे उन्हें सजा दी जाएगी। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को सेवा के लिए मौजूद हमारे काउंसलर अधिकारी धमकी, उत्पीड़न या हिंसा से डरने वाले नहीं है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित है। केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो ने लोगों को बांट दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही है वह किसी एक धर्म की नहीं है, चाहे हिंदू हो, सिख हो या कोई और। ट्रूडो ने सभी को बांट दिया है। ये थी आज की मुख्य और बड़ी ताजा खबरें। इन खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।